ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाली है जो इस वक्त बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और आरजीपीवी यूनिवर्सिटी उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। आरजीपीवी कुछ सब्जेक्ट हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को देती है और कुछ सब्जेक्ट हमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को हमें मिलता है। तो उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम BEE सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट इस वक्त उसे फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर रहा है, तो कुछ स्टूडेंट इसे सेकंड सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अब इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हमने एक पीडीएफ डेवलप की है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस है उनको हमने यूनिट वाइज अरेंज कर दिया है, ताकि आपको पढ़ने में, स्टडी करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी हो। पढ़ने में, स्टडी करने और प्रैक्टिस मतलब थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल, डेरिवेटिव और न्यूमेरिकल तीनों टाइप का ये है, क्योंकि इसमें आपको तीनों चीजें आपको बैलेंस मिलेंगी। तो चलो अपनी मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमको इसमें स्टडी करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी के लिए ये जानना जरूरी है कि जिस एग्जाम में हम अपियर हो रहे हैं उसका पेपर पैटर्न किस तरह का है, वो किस तरह का पेपर पैटर्न हमें देने वाला है। तो आरजीपीवी का हमने ले लिया यहाँ पे जून 2024 का पेपर, और आरजीपीवी एक लंबे टाइम से इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करते आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 5 प्रश्न हमें इसमें से करना है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टॉप पे हमें यहाँ पे गिवन है कि इसमें कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है। अगर हम इसको गौर से देखें इस पूरे पेपर को, तो यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में, यानी कि एक क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसे हर क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन को गिवन है, जो 8वां क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट की फॉर्म में हमें दिया गया है, यानी कि एक टॉपिक है, आपको शॉर्टली आपको उसको क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल पेपर पैटर्न है इसका। और हाँ, आरजीपीवी जो है वो उसके पास राइट है कि पेपर पैटर्न को वो चेंज कर सकती है, पर आरजीपीवी वो बहुत लंबे टाइम से इसी पेपर पैटर्न को फॉलो कर रही है। और चूंकि प्रीवियस सेमेस्टर का ही एक पेपर है, इसलिए हम इसको एक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं कि इसमें 8 क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जो एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में हमें मिल रहा है, और हर क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं, ए और बी सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी का जो एक और स्टेप वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। क्या है, इस स्ट्रेटजी का पार्ट है कि सिलेबस में यूनिट कितनी होती है। भाई हमें इस सिलेबस में यूनिट दी गई है 5, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे, यानी कि कोई भी पेपर सेटर होगा वो उस पेपर को बैलेंस बनाने के लिए हर यूनिट में से एक क्वेश्चन तो लेगा, क्योंकि जो पेपर होता है वो हमेशा बैलेंस जरूर होता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉरी, ये हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा, यानी 5 यूनिट में कितने क्वेश्चन मिल गए, 5। बाकी बचे 3, उसका क्या, वो 5 यूनिट में से मिक्स करके बनाया जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक यूनिट को मैक्सिमम वेटेज दे दिया, यानी कि बहुत मतलब उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन उसमें पूछ लिए। ठीक है, मतलब 3 से 4 मतलब सेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ मैं, ए बी, है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन पहले यूनिट से पटक दिया, ऐसा नहीं। सेक्शन वाइज ए बी है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो 5 यूनिट में से लिए जा सकते हैं, या कुछ यूनिट को वेटेज ज़्यादा दे दिया, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी का एक बहुत ही आप बोल सकते हैं क्लेवर मूव, आप इसे बोल सकते हैं कि किस तरह का लिया जा सकता है कि 4 यूनिट बहुत अच्छे से कर लो। अच्छे से करने का मतलब क्या, मैंने अभी बीच में डिस्कस किया था कि जो BEE सब्जेक्ट है वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है, डेरिवेशन भी मिलेगा और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स ले लो, वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। BEE तीनों का मिक्स है, थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है, और इसमें न्यूमेरिकल भी है। तो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस या अच्छे से स्टडी करने का जो मतलब है, आपको ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, यानी कि आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी आना चाहिए। तो ही आप इसे बैलेंस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें से निकाल पाएंगे। तो 4 यूनिट अगर आप कर लेते हैं, 4 में से आपको कितने, 4 क्वेश्चन तो मिल गए, बाकी जो 3 क्वेश्चन है इनमें से मिक्स होकर के मिल जाएंगे। इसका मतलब है मेरा जो 5 क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो 4 यूनिट से फुलफिल हो जाएगा। पर उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि भैया ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनमें से अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ दी तो समस्या खड़ी होना पक्की है। और ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत चतुराई दिखा रहे हैं, या जो सोचते हैं अपन 3 यूनिट कर लेंगे बहुत है, भाई साहब ऐसा करना मत, बाउंड्री पे खड़े हो, थोड़ा सा इधर से उधर हो गया पेपर, निपट जाएगा पूरा पेपर। तो 3 यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो।
4 यूनिट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 5 अगर कर ले तो एज अ फैकल्टी मैं वही रिकमेंड करूंगा, 5 मिनट करना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होता, रेगुलर स्टडी करोगे 5 मिनट आराम से हो जाती है और रिवीजन भी हो जाएगा उसका। पर आपको उसके लिए आपका जो टाइम शेड्यूल है उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो 5 मिनट आप करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा, कम से कम 4 मिनट तो अच्छे से कर लो, है ना। बेईमानी मत करना, बस बेईमानी करने का मतलब क्या है, चलो ठीक है थ्योरेटिकल कम होगा, डेरिवेशन ज़्यादा होगा, न्यूमेरिकल ना भैया, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को पूरा जो एक सेक्शन है ना, पूरा ए और बी ये पूरा खत्म करना है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन में से ऊपर नीचे हो गया तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि 14 में से कितने मार्क्स के, 7 मार्क्स, ठीक है, बचेगा नहीं। तो क्या करना अपने को, अच्छे से तीनों करना है। तो जो एक क्वेश्चन आप जो भी उठाओगे उसका ए और बी सेक्शन पूरा बनेगा, ठीक है। चलो आगे बात करें इसकी। तो ये तो बात होगी अपने इस पेपर पैटर्न की, और इस पेपर पैटर्न में आपको कितनी यूनिट करना है, कैसे करना है, ये सारी बात होगी। अब अपने मैक्सिमम स्ट्रेटजी का जो है दूसरा पार्ट वो है कि इसका सिलेबस क्या है और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो आ जाते हैं हम अपने पहली यूनिट पर। पहली यूनिट जो है वो आपको बड़ी जाने पहचान चलेगी, KVL, KCL, ओम्स लॉ, जो हम 12th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इस एक्सटेंशन में क्या दे दिया गया हमको, मैश और नोड एनालिसिस, जिसमें से इस फर्स्ट यूनिट के जो सिलेबस है आपको दिख रहा होगा, इसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सिलेक्ट किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं इस पेपर पैटर्न के लिए, ठीक है। मैश एंड नोड एनालिसिस, दूसरा हमारे पास थेवेनिन थ्योरम, तीसरा हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम, और हमारे पास आ जाता है स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सभी के सभी डेरिवेशनल हैं, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये पूछ लिया जाता है कि भाई आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाना है कि थेवेनिन थ्योरम किस तरह से काम करती है, किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल और डेरिवेशनल जो एस्पेक्ट है उसको फुलफिल करता है, और इनमें जो है वो न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें करना है कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के अप्लाई करना बता दिया, ठीक है। और फिर इसका न्यूमेरिकल तो वो आपको प्रैक्टिस करना। अच्छा, इसमें से एक और है जो है सोर्स कन्वर्जन। इसे अंडर मत करना, ये तो है ही सही, पर इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये भले ही इसका क्वेश्चन आए या ना आए, पर इसका इन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। सुपरपोजिशन में, थेवेनिन में, मैश एंड नोड एनालिसिस, इसमें बहुत काम आएगा सोर्स कन्वर्जन का। तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्टडी हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा पहले यूनिट का पार्ट, ठीक है। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास AC सर्किट, दूसरा हमारे पास 3 फेस AC सर्किट, सिंगल फेस और 3 फेस AC सर्किट। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। पहला हमारे पास पैरामीटर ऑफ AC सप्लाई, मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब है एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, P फैक्टर। ये जो है इसको डेरिवेशनली आपको बताना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला ड्राइव करके बताना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला आता कैसे है इन सभी का। तो ये डेरिवेशनल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप का है, और साथ में इसका न्यूमेरिकल भी बनता है। तो जो भी हम यहाँ पे टॉपिक इस तरह से लिख रहे हैं तो उसको टॉपिक वाइज स्टडी करना है और उसके न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई न्यूमेरिकल अपन सबसे लास्ट में करेंगे, नहीं, ऐसी गलती मत करना कि न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में करेंगे, पहले थ्योरेटिक ये पूरा निपटा लेते हैं। भैया टॉपिक वाइज निपटाते जाओ, न्यूमेरिकल भी साथ में करते जाओ, एग्जाम्पल और जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी आप करते जाओ। तो एक लास्ट टाइम पे बर्डन नहीं रहेगा हमारे ऊपर कि यार हमने न्यूमेरिकल छोड़ दिए, ये सब तो हो गया, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो। तो ऐसा मत करना, साथ ही साथ उसको आप कंप्लीट करते जाओ। इसके बाद आ जाता है RL, RC और RLC सर्किट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, RL, RC और RLC सर्किट को स्टडी करना है, साथ ही साथ इसमें एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर क्या होती है और इनका फेजर डायग्राम, बिना फेजर के तो बात ही नहीं होती भाई, है ना, बात ध्यान रखना। तो फेजर डायग्राम ही हमको क्या करना है बच्चों, इसमें पढ़ना है। अब आ जाता है हमारे पास क्या, 3 फेज सर्किट। इसमें क्या करना है, 3 फेज सर्किट में जो है हमारे पास 3 फेज सिस्टम में स्टार और डेल्टा हमने जो अपने पहली यूनिट में पढ़ा था वही चीज है, बट यहाँ पर हमें अब थोड़ा सा इसका जो रूप है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ 3 फेज सिस्टम में हमको जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन है उसमें लाइन वोल्टेज क्या निकलता है, लाइन करंट क्या निकलता है, फेज वोल्टेज क्या निकलता है, फेज करंट क्या निकलता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक। और इसके बाद आ जाता है 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है। तो ये 2 वॉट मीटर मेथड हमको सॉल्व करना है, ये पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट। अब इसमें हमने जो पार्ट किया, जिन पार्ट्स की हमने बात की हुई है, इन पार्ट्स के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, साथ में इसके आप सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करते जाइए। तो उम्मीद है ये जो यूनिट है आप इसे बहुत बैलेंस तरीके से आप इसे स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर अब आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो मैग्नेटिक सर्किट में हमने जो सेलेक्ट किए हैं टॉपिक वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो बनता है यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आप सोच रहे हो कि सब ये तो सुनी सी लगी है, हाँ बिल्कुल, ये हमने 12th क्लास में इसको स्टडी हमने किया हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत आसान होगा ये समझना, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हो। तो एक तरीके से रिलैक्स माइंड है कि यार ये तो अपने 12th क्लास में स्टडी किया हुआ है, आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हो गया। अब आ जाता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। जनरल कंस्ट्रक्शन जो है आप इसको एक बार जनरल तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, आएगा तो लिख देंगे, पर इसके बाद की जितनी कहानी है कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरा डेरिवेशनल है, थ्योरेटिकल भी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो बनता है वो बनता है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, एफिशिएंसी और ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। साथ ही साथ इनमें जो फेजर डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम को आपको समझना आना चाहिए, बनाते आना चाहिए कि फेजर डायग्राम किस तरह से इसमें हमें बनाना है। तो इस तरीके से जो 30 यूनिट है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हम आते हैं 4th पर, जिसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें से आ जाता है अपना वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। टाइप ऑफ लॉसेस इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, ये चीज़ आ गई। और फिर यहाँ पर हम इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से इसमें स्टडी करना है। अब 5th यूनिट की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला डिजिटल वाला पार्ट है ये वाला, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो डिजिटल वाले पार्ट में डिमॉर्गन थ्योरम, लॉजिक गेट, आरएस फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, इनको तो शॉर्ट नोट में पूछा गया है। अपन ने देखा था ना 8वां क्वेश्चन किसके लिए, शॉर्ट नोट के लिए। तो इन क्वेश्चन को तो शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया है। और फिर आ जाता है यहाँ पर हाफ एडर एंड फुल एडर, इसके क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं इसको। तो ये हमारा यहाँ पर एक पार्ट बनता है, ठीक है। इनमें से हमें ये पार्ट कम से कम अच्छे से करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ नहीं छोड़ना इसमें से, ठीक है। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा चुकी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, इसके बारे में भी बात की जा चुकी है, ठीक है। मतलब इसके बारे में क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक बनता है जो यहाँ पर नहीं है, दैट इज बाइजिंग। क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक पेपर ऐसा है, शायद दिसंबर 2023 का है, जिसमें फिक्स्ड बायस पे क्वेश्चन, फिक्स्ड बायस पे न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। तो इसको अगर स्टडी करने को मिले तो इसे स्टडी जरूर करना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एक बन चुका है। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि भैया इसके क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा इसे थोड़ा सा और स्टडी आप कर लें तो बहुत बेहतर है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है भाई पीडीएफ की। पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लें, उन्हें स्टडी और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।